हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम के प्रीवियस ईयर क्या रहेंगे। बेसिकली हम ये कवर करेंगे सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 69D तक। और बेटा ये जो कंसेप्ट है ये गवर्नमेंट लेके आई थी ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए। देखिए होता क्या है, आमतौर पे हमें पता है कि सेक्शन 4 की वजह से जितने भी पर्सन है सबको टैक्स देना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, टैक्स नहीं देते, टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से। और जब गलत तरीके से टैक्स को बचाते हैं तो उनके पास वो पैसा इकट्ठा हो जाता है जो ब्लैक मनी कहलाती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर गवर्नमेंट ने सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 69D तक बनाए ताकि ये जो ब्लैक मनी है उसे कर्ब कर सके। आइए समझते होता है क्या। नॉर्मली हमने पढ़ा अभी तक कि जो प्रीवियस ईयर है हमारा उसकी इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, अभी तक ये समझा हमने। लेकिन इन सभी केसेस में जो हम पढ़ने वाले हैं, इन सभी केसेस में ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ केसेस में ऐसे होगा कि जिस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में पता चला उसी इनकम में टैक्सेबल कर दी जाएगी, और कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि जिस प्रीवियस ईयर की इनकम है उसी में टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो आइए समझते हैं। इन सभी सेक्शन में मैं आपको बता दूं, इन सभी सेक्शन जितने भी हम पढ़ने वाले हैं उनके लिए अलग टैक्स लगता है और वो सेक्शन 115BE में प्रोवाइड कराया गया है। जैसे हम ये कवर करते हैं मैं आपको टैक्स भी बता दूंगा कि इनके ऊपर टैक्स रेट क्या रहेगा। आइए शुरू करते हैं कैश क्रेडिट से। तो होता क्या है बेटा, कैश क्रेडिट असेसी की बुक में अगर कोई पैसे क्रेडिट मिलते हैं, क्रेडिट इन द सेंस यानी उसकी बुक में एंट्री तो है बट वो असेसिंग ऑफिसर को समझा नहीं पाता कि ये पैसे उसने कहाँ से कमाए हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम या उनका नेचर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता असेसिंग ऑफिसर को। तब सेक्शन 68 असेसिंग ऑफिसर उस असेसी पर चार्ज कर देता है और वो जो पैसे उसकी बुक्स में थे, जो कैश क्रेडिट उसकी बुक्स में मिला था, वो क्या मान लिया जाएगा, उसकी इनकम। और ये इनकम कौन से ईयर की बनेगी, कौन से प्रीवियस ईयर की बनेगी, उस प्रीवियस ईयर की बनेगी जिसमें ये इनकम डिटेक्ट की गई। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक ऑफ, यानी एनी सम इज फाउंड वेयर क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ असेसी की बुक्स में, एंड द असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, यानी उसके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये पैसा जो है इसका सोर्स क्या है, ये पैसे कहां से आए आपके पास। बुक्स में तो दिखाए हुए हैं बट असेसिंग ऑफिसर पूछता है कि सर ये आपको जो पैसे रिसीव हुए हैं या फिर ये जो इनकम रिसीव हुई है कहां से रिसीव हुई है। तो उस केस में असेसी जो है कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन असेसिंग ऑफिसर को नहीं दे पाता। तब असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 68 लगाकर असेसी की वो इनकम मान लेता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 69 और सेक्शन 68 में, सेक्शन 69 और सेक्शन 68 में मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा। अगर पढ़ते समय आपने नोटिस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस में लास्ट में आपको एक डिफरेंस इसके बारे में बताऊंगा। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में असेसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो इन्वेस्टमेंट उसने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और बाद में असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है, डिटेक्ट हो जाती है कि असेसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और वो बुक्स में उसने रिकॉर्ड उनका मेंटेन नहीं किया है। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर पूछता है कि आप बताएं या आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ये कहां से की है। तो उस केस में अगर असेसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता असेसिंग ऑफिसर को, तो उस पर असेसिंग ऑफिसर लगा देता है सेक्शन 69, जो कि बोलता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, उन्हें क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम ऑफ द असेसी ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। कौन से फाइनेंशियल ईयर की, जिस फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट की गई थी। क्लियर है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मिस्टर ए इज अ पर्सन, एक पर्सन है मिस्टर ए, इंडिविजुअल, ठीक है। पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं, इंडिविजुअल हैं और उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्वेस्टमेंट यानी सपोज आप बैंक एफडी, एक एफडी बनवा रखी है बैंक में और उसकी डेट है 3 मई 2018, यानी 2018 को उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, बैंक में एफडी बनवा रखी थी। लेकिन इस एफडी को उन्होंने अपने बुक्स में, यानी जब वो पीएनएल अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें इसे शोन नहीं किया था। तो बाद में जब उनकी असेसमेंट हुई, असेसमेंट में पता चला कि जो मिस्टर ए हैं इनके पास एक बैंक एफडी भी है और जिसकी अमाउंट है सपोज 5 लाख रुपीस। जिसकी अमाउंट कितनी है बेटा,
5 लाख रुपए उसकी अमाउंट है और असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर को पता चला कि इनके पास एक बैंक एफडी है 5 लाख रुपए की। सपोज उनकी असेसमेंट होती है, असेसमेंट हुई उनकी 30 सितंबर 2019 को, ये असेसमेंट हुई सपोज। अब 30 सितंबर 2019 को पता चलता है असेसिंग ऑफिसर को कि इनके पास ये एफडी है जिसका अमाउंट है 5 लाख रुपीस। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेंगे, असेसिंग ऑफिसर उनकी जो है 5 लाख रुपए इनकम मान लेंगे। लेकिन ये 5 लाख रुपए जो इनकम मानी जाएगी वो किस प्रीवियस ईयर की, किस असेसमेंट ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर की मानी जाएगी? तो मैं आपको बता दूं ये मानी जाएगी 18-19 की। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसी प्रीवियस ईयर की ये इनकम ट्रीट की जाएगी, ना कि उस प्रीवियस ईयर की जिसमें ये डिटेक्ट हुई। अभी हमने सेक्शन 68 पढ़ा था। सेक्शन 68 में क्या था? सेक्शन 68 में था कि जब 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 वो कैश क्रेडिट पकड़े गए, जब उनका कैश क्रेडिट का पता चला, तो उसी ईयर में, उसी प्रीवियस ईयर में वो इनकम मानी जाएगी। बट सेक्शन 69 में ऐसा नहीं है। सेक्शन 69 क्या बोलता है कि जिस प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट की गई थी, जिस प्रीवियस ईयर में क्या की गई थी, इन्वेस्टमेंट, उसी प्रीवियस ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी। क्लियर है बेटा? जिस प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट की वो प्रीवियस ईयर में इनकम मान ली जाएगी। और सेक्शन 68 बोलता है कि जिस प्रीवियस ईयर में इनकम डिटेक्ट हुई उस प्रीवियस ईयर की इनकम ट्रीट की जाएगी। बट सेक्शन 68 बात करता है, सेक्शन 68 बोलता है कि वो जो भी सम है या मनी है वो बुक्स में ऑलरेडी क्रेडिटेड है। बुक्स में क्या है? ऑलरेडी क्रेडिटेड, यानी असेसी ने बुक्स में दिखाया है बट बता नहीं पा रहा कि ये पैसा कहां से आया है। ब्लैक मनी है, इस वजह से नहीं बता पा रहा। लेकिन सेक्शन 69 में क्या है? नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उसने बुक्स में दिखाया ही नहीं। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। समझ आया? यानी सेक्शन 68 में अगर असेसी के पास कोई भी कैश मिलता है, कोई कैश क्रेडिट मिलता है और असेसी उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता कि ये पैसे कहां से आए हैं, तो सेक्शन 68 लगा दिया जाएगा। इन केस असेसी के पास है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट उसने कर रखी है बट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की, तो असेसिंग ऑफिसर को जब पता चलता है कि एक असेसी है उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है लेकिन बुक्स में कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, तो असेसिंग ऑफिसर उससे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगता है। उस केस में असेसी अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता तो सेक्शन 69 लग जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा अनएक्सप्लेन मनी, यानी वो मनी जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, और ये बोलता है सेक्शन 69A। होता क्या है देखिए, इन केस किसी फाइनेंशियल ईयर में असेसी के पास क्या मिलता है, वो किसी मनी का ऑनर है या बुलियन है या ज्वेलरी है या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स है, यानी उसके पास पैसे मिलते हैं। बुलियन समझते हैं आप, यानी गोल्ड बार्स या सिल्वर बार्स, तो वो होती है हमारी बुलियन। ज्वेलरी है या कोई अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं। बेसिकली जब हम पढ़ेंगे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स में होता क्या है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या कवर किया गया है। यहां के रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आता है हमारे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। यानी अगर किसी असेसी के पास किसी फाइनेंशियल ईयर में उसके पास मनी मिलती है या बुलियन या ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल मिलते हैं जो कि उसने रिकॉर्ड नहीं किए, द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, तो असेसिंग ऑफिसर पूछता है कि सर आप बताएं आपने ये बुक्स में क्यों नहीं रिकॉर्ड की, इसका पैसा आपके पास कहां से आया। तो अगर असेसी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता जिससे कि असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो सके, तो जो भी मनी है, वैल्यू ऑफ बुलियन है या फिर ज्वेलरी है, वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं एटसेट्रा, जो भी है वो असेसी की क्या बन जाएगी, डीम टू बी इनकम फॉर सच फाइनेंशियल ईयर। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? जिसमें वो मिली। ठीक है, जिसमें वो मिली जी। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 69B, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में असेसी के पास मिलती है कि इन्वेस्टमेंट तो है और उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी दिखा रखी है, ये वाला केस डिफरेंट है। सेक्शन 69B
डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना इस केस में। क्या बोलते हैं कि असेसी के पास इन्वेस्टमेंट मिली, असेसी ने किसी फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट की कर रखी है और उसने इन्वेस्टमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी दिखा रखा है, बट जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है उस पर नहीं दिखाया, उनसे कम वैल्यू पे दिखाया। सपोज असेसी जो है एक ऑनर है 300 ग्राम्स ऑफ गोल्ड उसने मार्केट से खरीदा हुआ है जिसकी मार्केट वैल्यू है 25,000 रुपीज, और ये कब खरीदा? फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। बट जब उसने अपनी बुक्स मेंटेन की 31 मार्च 20 की, तो उसमें उसकी वैल्यू कितनी दिखाई? ओनली 15,000। तो अब असेसिंग ऑफिसर उनसे पूछेंगे कि आपने ये वाला ऐसा क्यों किया हुआ है, 25,000 की जो आपने वैल्यू है वो 15,000 क्यों दिखाई हुई है? इस केस में अगर जो हमारे असेसी हैं वो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, तो उस केस में सेक्शन 69B लगाकर असेसिंग ऑफिसर क्या करेंगे? ये जो डिफरेंस है 25,000 और 15,000 का, यानी 10,000 का जो डिफरेंस है, ऐड कर देंगे किसकी इनकम में? असेसी की इनकम में। और ये इनकम कौन से प्रीवियस ईयर की मानी जाएगी? उस प्रीवियस ईयर की मानी जाएंगी जिस प्रीवियस ईयर में ये डिटेक्ट हुई, जिस प्रीवियस ईयर में ये डिटेक्ट हुई। क्लियर है बेटा? चलते हैं नेक्स्ट, सेक्शन 69C। सेक्शन 69 डिफाइन करता है अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर का। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर होता क्या है? इसमें अगर कोई असेसी किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई खर्चा कर देता है, एक्सपेंडिचर कर देता है, बट उस एक्सपेंडिचर को करने के बाद असेसिंग ऑफिसर पूछते हैं कि सर आपने ये जो पैसा जो खर्च किया है आपने ये कहां से किया, इसका सोर्स क्या था, आप इसे बताएं प्लीज। और असेसी जो है एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई हमारे एओ साहब को यानी असेसिंग ऑफिसर को नहीं दे पाते, तो उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है उनकी इनकम मान लेंगे उस फाइनेंशियल ईयर की जिस फाइनेंशियल ईयर से वो एक्सपेंडिचर रिलेट करता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 69D, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। देखो हुंडी होती क्या है बेटा? हुंडी जो है बहुत पुराना कंसेप्ट है, मेडिवल इंडिया के अराउंड तब यूज हुआ करती थी हुंडी। इसे हिंदी में महाजनी चेक भी बोलते हैं। ये आजकल तो बहुत रेयर ही चलती हैं हुंडी वगैरह, पहले चला करती थी। होता क्या था? हुंडी के थ्रू, हुंडी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने 11th और 12th में थोड़े बहुत किए होंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। तो ये ऐसे ही हुंडी हुआ करती थी, हुंडी प्रोमिसरी नोट की तरह। अब इस सेक्शन 69 की इंप्लीकेशन देखते हैं, होता क्या था। देखिए सिंपली अगर आपने हुंडी के थ्रू पैसे बोरो किए हैं, अगर आपने हुंडी के थ्रू पैसे बोरो किए हैं तो आपको रिपे करने होंगे अकाउंट पेई चेक के थ्रू। किसके थ्रू? अकाउंट पेई चेक के थ्रू। इन केस आपने हुंडी से पैसे तो बोरो कर लिए, लेकिन जब आप रीपेमेंट गए करने तो आप अदर देन अकाउंट पे चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो उस केस में सेक्शन 69D लग जाएगा और जो बोरोअर है उसकी इनकम मान ली जाएगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, एक बार इनकम ट्रीट करने के बाद वो दोबारा इनकम ट्रीट नहीं होगी। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था कि जब ये सेक्शन कवर हो जाएंगे उसके बाद आपको रेट कराऊंगा। आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन से रेट इनके एप्लीकेबल हैं। पैरा 4.1 पे आ जाओ एक बार। पैरा 4.1 आ जाइए। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 68 से लेके 69D के केस में जो इनकम टैक्स लगेगा वो सेक्शन 115BBE के अकॉर्डिंग लगेगा। तो उसमें क्या बोलता है सेक्शन? उसमें वो बोलता है सेक्शन की इनकम टैक्स जो लगेगा सेक्शन 68 से लेके 69D तक, तो उस केस में इनकम टैक्स का रेट क्या रहेगा? 60%। क्या रेट रहेगा? 60% प्लस सरचार्ज एट द रेट 25% ऑफ टैक्स एंड एजुकेशन सेस 4%। इसके अलावा पेनल्टी भी लगती है जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट जब आप फाइनल में जाएंगे तो हम वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन बहुत ही रेलिवेंट है वहां के लिए। तो इसके अलावा उस पर पेनल्टी भी लगती है 10% की। तो ये इफेक्टिव रेट आया कैसे? ये ऐसे आया बेटा, सेक्शन क्या बोलता है 115BBE वो बोलता है कि इनकम टैक्स का रेट रहेगा 60% इनकम टैक्स का रेट प्लस 25% सरचार्ज, यानी इसका 25%। इसका 25% करो कितना आया? इसका 25% आया 15। कितना आया? 15। टोटल कितना हो गया?
75 प्लस आगे क्या बोलता है वो, आगे बोलता है प्लस 4% एजुकेशन सेस, यानी 4% एजुकेशन सेस। 75 का 4% करो, कितना आएगा, ये आएगा 3। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 78%। ये रहेगा इनकम टैक्स का रेट। और अगर आगे की बात करें तो इस पे 10% की लगा दो पेनल्टी, 10% की लगाओ पेनल्टी, तो कितने हो जाएगी, 10% की लगी हमारी पेनल्टी, तो 78 प्लस 7.8% इक्वल्स टू कितना हो गया, 85.80%। यानी मोटा मोटी इनकम टैक्स वाले आपसे 86% तो लेके चले ही जाएंगे, बचा के आपके पास 14%। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एक्सेप्शन। एक जनरल रूल हमने पढ़ा कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। यानी इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर, उस पे जो टैक्स लगता है वो असेस की जाती है, वो डिटरमाइन की जाती है, वो कौन से असेसमेंट ईयर में की जाती है। ठीक है, समझ गए। बट असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यानी अगर 2019-20 की जो इनकम है वो असेस कब की जाएगी, 2021 में। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है इस रूल में। एक्सेप्शन क्या बोलती है, एक्सेप्शन ये बोलती है कि जिस प्रीवियस ईयर की इनकम है उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स लगा दिया जाएगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर्टेन केसेस व्हेन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर विल नॉट बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, certain cases when income of a previous year will not be assessed in the assessment year itself, define those cases। तो उसमें आप कौन कौन से केसेस लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 केसेस लिखेंगे कि एक्सेप्शन टू द रूल, केसेस वेयर इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। राइट, चलो बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। ये बेसिकली जितने भी सेक्शन हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ 172 से लेके 176 तक हैं ये सेक्शन। ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ यहाँ पर एक तरीके से आप ओवरव्यू ले रहे हैं। इनका रेलिवेंस जो है, ये जो एग्जाम में आते भी तो हैं, ये फाइनल लेवल के लिए आते हैं। मतलब डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो इन्हें फाइनल में पढ़ते हैं, यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ते। ये जो बिजनेस होता है शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, जो सेक्शन 172 में है, ये प्रिजम्पटिव इनकम का केस में भी फॉल करता है। प्रिजम्पटिव इनकम इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, जो हमारा पार्ट है फाइनल का। बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, चूंकि बुक में दिया हुआ है। बोलते हैं कि शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, यानी अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, एक नॉन रेजिडेंट है, उसके पास एक शिप है। समझते हैं, एक नॉन रेजिडेंट है, उसके पास एक शिप है जो क्या काम करता है, पैसेंजर्स को लाता है, लाइफ स्टॉक को लाता है। लाइफ स्टॉक समझते हो, जो एनिमल्स होते हैं वो लाइफ स्टॉक कहलाते हैं। मेल लाता है, गुड्स शिप्ड एट पोर्ट इन इंडिया, और ये सारी चीजें कहां लेता है, एट पोर्ट इन इंडिया, यानी बाहर से इंडिया में लेके आ रहा है। द शिप इज अलाउड टू लीव द पोर्ट ओनली, यानी शिप को कब परमिशन मिलेगी, कब मिलेगी परमिशन छोड़ने की कि अब आप जा सकते हो, जब तक कि वो है उसका 7.5% उसकी इनकम माना जाएगा, और उस इनकम पर वो टैक्स ना चुका दे तो तब तक कि उसका जो शिप है वो इंडियन पोर्ट नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट इज सेक्शन 174 के बारे में बात करते हैं। बोलता है कि पर्सन्स लिविंग इंडिया, यानी वो व्यक्ति जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। इन केस असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई इंडिविजुअल इंडिया छोड़ सकता है किसी असेसमेंट ईयर में, या उसकी इंटेंशन ही नहीं है वापस आने की, वो इंडिया परमानेंट छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर जो है उसी प्रीवियस ईयर में उसकी इनकम पर टैक्स लगा देगा। एक एग्जांपल दिया है हमारे बुक में, पढ़ लेते हैं। एग्जांपल, मिस्टर एक्स इज लिविंग इंडिया फ्रॉम यूएस से, इंडिया छोड़कर वो यूएस से जा रहे हैं। कौन सी डेट को, 10 जून 2019 को, और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने की, तो इंडिया छोड़ने से पहले मिस्टर एक्स के जो असेसिंग ऑफिसर है वो उन्हें नोटिस भेज सकते हैं कि आप अपनी जो इनकम है 1/4/2019 से लेकर 10/6/2019 तक की जो इनकम बनी आपकी, उस इनकम पर आप टैक्स पे कीजिए, उसके बाद ही आप इंडिया छोड़ के जा सकते हैं। क्लियर है? चले बेटा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज, यानी ये है 174A, सेक्शन 174A।
होता क्या है, एओपी और बीओआई, कुछ एओपी वगैरह बीओआई बनती हैं, साथ में फॉर्म कर ली जाती है एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए। सपोज एक रोड बन रहा है, एक रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बट उस कॉन्ट्रैक्टर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है या उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरी रोड अकेले बना सके। तो उस केस में वो एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ टाई अप करता है, एक एओपी क्रिएट कर लेते हैं वो दोनों की, ठीक है, एक जॉइंट एग्रीमेंट बनाएंगे और उस केस में ये पोर्शन, आधा पोर्शन आप करें या फिर सर्टेन परसेंटेज ऑफ रोड मैं करता हूं, ऐसे करके वो टाई अप कर लेते हैं। जैसे ही रोड पूरा हो जाता है उसके बाद वो अपना कॉन्ट्रैक्ट आपस में खत्म कर देते हैं। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेंगे, उनके ऊपर उनकी जो इनकम है उस पर असेसमेंट करेंगे और कब तक की करेंगे, जब तक वो साथ में रहे। जैसे ही पर्पस पूरा हो गया, जैसे वो डिसोल्यूशन हो गई एओपी बीओआई, तब उससे पहले पहले की जितनी भी इनकम थी उनकी सेक्शन 174A में कंप्यूट की जाएगी और उसी प्रीवियस ईयर में कर ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 175 ये बताता है उनकी बात जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं टैक्स देने से बचने के लिए। देखो, लोग बहुत कुछ चिटिंग करते हैं टैक्स से बचने के लिए। उन्हीं सारी चिटिंग्स के ऊपर अभी हमने सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 69D पढ़ा। लोग पैसा नहीं दिखाते, अपना ब्लैक मनी जनरेट करते रहते हैं, उस ब्लैक मनी से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे ही इस केस में लोग टैक्स नहीं देना चाहते, बचना चाहते हैं। तो जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं या सेल करते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर पूरी असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करता। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर पूरे प्रीवियस ईयर का वेट नहीं करता, वो जैसे ही असेसी बेचना चाहता है उस प्रॉपर्टी को तभी उसकी असेसमेंट कर देता है। क्लियर है? डिसकंटिन्यूस बिजनेस नेक्स्ट इज 176, बहुत ही इजी है। होता क्या, जैसे आपका बिजनेस बंद हुआ किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो असेसिंग ऑफिसर उसी प्रीवियस ईयर में आपकी असेसमेंट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 4। ये सेक्शन 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां पर रिपीट किया हुआ है। अब बात करते हैं रेट्स ऑफ टैक्स की। रेट्स ऑफ टैक्स हमारा पार्ट होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट का, ये टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं। याद होगा आपको, फाइनेंस एक्ट होता है उसमें फर्स्ट शेड्यूल के 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं रेट्स ऑफ टैक्स, जिसका वेट कर रहे थे हम कि हम टैक्स कैसे लगाते हैं। अब बेटा हम सीख लेंगे आराम से टैक्स कैलकुलेट करना, कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए सबसे पहले फर्स्ट स्लैब पढ़ते हैं। द स्लैब रेट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 आर एज फॉलोज। ये एक स्लैब है, समझते हैं स्लैब क्या बोलती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, HUF, सिंपली HUF पे करते हैं। HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन, इसे हम AJP भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लैब है वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, ध्यान से करते हैं, आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से करते हैं, क्योंकि मेन जो है हमारा कैलकुलेशंस सही होनी चाहिए इनकम टैक्स में। आपके पास क्लाइंट आएगा कल को और आप उसका इनकम टैक्स ही कैलकुलेट नहीं सही कर पाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और क्लाइंट आने से पहले तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तो वहीं पे अगर आपकी कैलकुलेशन खराब हो गई तो बेटा फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं, आपको पता ही है। खैर चलिए बहुत ध्यान से करते हैं। फर्स्ट स्लैब रेट हमारी किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। यानी एक हो गया इंडिविजुअल, एक हो गया HUF, एक हो गया AOP, एक हो गया BOI, एक हो गया आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। 1 2 3 4 5 लोगों पर एप्लीकेबल है। ठीक है, इस केस में एक बंदा और है जो छुपा हुआ है। अभी जैसी दूसरी स्लैब करेंगे हम, वो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं। फर्स्ट, वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2,50,000 रुपीज, यानी 2.5 लाख तक अगर इनकम नहीं है, ये जो इनकम है टोटल इनकम, ये हम बात करते हैं एनुअल इनकम की, हमेशा एनुअल, ये पर मंथ नहीं होता, ये पर एनम होता है, यानी पूरे साल की इनकम। ठीक है, तो वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2,50,000 निल, यानी जिस इंडिविजुअल की, HUF की, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन की इनकम 2.5 लाख से या 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख तक है, तो उस केस में उस पर टैक्स रेट कितना है, निल। यानी एक बात तो समझ आ गई हमें सर, कि जो 2.5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं उन्हें टैक्स नहीं देना।
या 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं सालाना, उन्हें टैक्स नहीं देना। सेक्शन 4 ने एक बात बोली थी, इनकम टैक्स इज टू बी लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन, यानी हर पर्सन की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर टैक्स लगेगा। सेक्शन 4 ने तो ये बोला, बट अब जो स्लैब रेट आया, जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो स्लैब रेट दिया हुआ है, उसमें बताया कि 2.5 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? यानी सेक्शन 4 जो बोल रहा था वो तो सब पे टैक्स लगा रहा था, बट अब क्लियर हो गया कि जिसकी 2.5 लाख तक इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, जहां पर इनकम एक्सीड करती है 2.5 लाख से ज्यादा बट 5 लाख तक, 2.5 लाख से ज्यादा बट 5 लाख तक, उस पे रेट क्या है? 5%। और 5% किसका 5% निकालना हमें? 5% निकालना है जो इनकम 2.5 लाख से एक्सीड कर रही है, जो इनकम 2.5 लाख से एक्सीड कर रही है, बट कहां तक कर रही है? 5 लाख तक। यानी सपोज आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, तो लॉ बोलता है कि पहले 2.5 लाख तक हो गए नील, पहले 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख पे क्या हो गया? 5%। नेक्स्ट आता है हमारा, वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख रुपीज बट डज नॉट एक्सीड 10 लाख, जहां पे हमारे 5 लाख से ज्यादा की इनकम हो जाती है बट 10 लाख तक है, तो उस केस में पहले तो हम ऐड करेंगे 12,500, उसके बाद हम करेंगे 20%। 20% किसका? जो इनकम 5 लाख से तो ज्यादा है बट 10 लाख से है कम, यानी 12,500 प्लस 20% ऑफ द टोटल अमाउंट विच एक्सीड्स रुपीज 5 लाख। इतना समझ आ गया। फोर्थ इज हमारी टोटल इनकम अगर 10 लाख से भी ज्यादा है तो उस केस में 1,12,500 पहले ऐड कर दो, फिर 30% निकाल दो। किसका 30% किसका निकालना है? 30% निकलेगा 10 लाख से ज्यादा की जो इनकम है उसका 30%। देखिए हमारी स्लैब रेट क्या है, हम ऐसे अगर लिखें अप टू 2.5 लाख, तो टैक्स रेट क्या है? नील। ठीक है, क्लियर है। फिर 2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा बट कहां तक? 5 लाख तक, तो ये कितना है? 5%। 5% किसका? 5% ऑफ इनकम विच एक्सीड्स रुपीज 2.5 लाख, ये लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोलता है कि 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा बट कहां तक? 10 लाख तक। तो उस केस में क्या ऐड करो? सबसे पहले आप ऐड करेंगे 12,500 प्लस कितना? आगे कितना? आगे है 20%। 20% किसका? 20% ऑफ इनकम एक्सीड्स किससे? 5 लाख से, ये बोलता है। और नेक्स्ट है हमारा कि 10 लाख से ज़्यादा की अगर इनकम हो जाती है तो उस केस में क्या करो? सबसे पहले करो 1,12,500 ऐड और फिर कर दो 30%। 30% किसका? जो इनकम करती है 10 लाख को एक्सीड। ये इतना समझ आ गया। देखिए सपोज आपकी इनकम है 8 लाख रुपए, ठीक है, 8 लाख रुपीज़ है आपकी इनकम है, 8 लाख रुपीज पर एनम। टोटल इनकम की बात करेंगे, जब भी मैं इनकम बोलूं तो उसे टोटल इनकम समझना, ठीक है। अब लॉ क्या बोलता है, स्लैब रेट क्या बोलती है कि जो पहले 2.5 लाख है वो नील, यानी माइनस 2,50,000 कर दो। 2.5 लाख रुपए घटाने के बाद इस पे तो हो गया नील। कितने बचे 2.5 लाख घटाने के बाद? ये बचे हमारे 5,50,000, इतना बचा। अब स्लैब रेट क्या बोलती है? अब अगले 2.5 लाख पे हमें क्या लगाना है? अगले 2.5 लाख पे क्या लगाना है? अगले 2.5 लाख पे लगेगा हमारा 5%। याद है जब 5 लाख तक इनकम है तो 2.5 लाख तक क्या करेंगे? 5% लगाएंगे। ये लेस करो, इसमें से कितने बचेंगे? 3 लाख। 2.5 लाख पे 5% करो, कितना आया? 12,500, ये आ गया, ठीक है।
ये 12,500 आ गया। नेक्स्ट बचे हमारे 3 लाख। तो 3 लाख पे कितना लगेगा हमारा 20%। लगाओ कितना आया 3 लाख पे 20% लगाओ 60,000। टोटल टैक्स कितना हो गया 72,500। ये हमारा टोटल टैक्स हो गया। ये हमने निकाला फर्स्ट मेथड से। अब सेकंड मेथड कर लेते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। जैसे बहुत ही इजी मेथड है सेकंड। देखिए हमारी इनकम कितनी है 8 लाख रुपीस पर एनम है इनकम। 8 लाख रुपीस पर एनम है। बुक में हमारी स्लैब रेट में 4 कैटेगरी बताई है। उन्होंने बोला कि फर्स्ट 2.5 लाख तक नील। जैसे ही आप 2.5 लाख से ज्यादा होंगे 5 लाख तक आएंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे 5% कर देंगे उस अमाउंट का जो 2.5 लाख को एक्सीड करती है बट 5 लाख तक। थर्ड क्या बोला उन्होंने कि जैसे ही 5 लाख को भी एक्सीड कर जाएंगे बट 10 लाख तक तो उस केस में 12,500 ऐड कर लो। 12,500 ऐड कर लो। वो ऐड कहां से करे थे बेटा जो पिछला एग्जाम्पल मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया उसमें जो 12,500 आए थे वो 12,500 को उसने ऐड करवाया। सिंपली थर्ड कैटेगरी में आ रहा है। थर्ड कैटेगरी में आ रहा है 8 लाख माइनस 5 लाख कितना बचा 3 लाख। ये बचा 3 लाख और 3 लाख पे टैक्स कैसे निकलेगा 12,500 प्लस 20% ऑफ 3 लाख। और 20% ऑफ 3 लाख कितना आएगा अरे बताओ भाई कितना आएगा। ये आएगा सर 60,000। तो टोटल कितना हो गया हमारा ये हो गया हमारा 72,500। तो हमारी बुक में जो मेथड दिया हुआ है जो हमारी बुक में स्लैब रेट दिया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है बहुत ही इजी तरीके से। अब आप सिंपली टैक्स निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं जो बुक में दिया हुआ है। आइए बुक का एग्जांपल देखते हैं। बुक का एग्जांपल क्या बोलता है कि मिस्टर एक्स हैं जिसकी टोटल इनकम कितनी है 12 लाख रुपए और उन्हें उनकी ये सैलरी इनकम है और उस पर इंटरेस्ट भी फिक्स डिपॉजिट वो सब इंक्लूडेड है। वो हमें देखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। कंप्यूटर्स टैक्स लायबिलिटी यानी 12 लाख माइनस 10 लाख। 10 लाख कितने आए ये आ गया हमारा 2 लाख। और 2 लाख पे किस रेट से लगाना है हमें 2 लाख से हमें कैलकुलेट करना है 30%। दैट इज 60,000 और 60,000 में क्या ऐड कर देना है 1,12,500। ये कितना हो गया हमारा 172,500। ये हमारा टैक्स निकल के आ गया। ये हमारा टैक्स निकल के आ गया। तो बेटा एक बात ध्यान देना अभी एजुकेशन सेस मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। इसके अलावा इस पे 4% का एजुकेशन सेस भी लगता है। 4% सेस कितना बनेगा ये बनेगा 6,900 और जो टोटल टैक्स हमारा बनेगा वो बनेगा 1,79,400। ये हमारा टोटल टैक्स बनेगा। फटाफट से आ जाओ ये रेट किसके लिए एप्लीकेबल थे। ये रेट थे इंडिविजुअल्स के लिए एचयूएफ के लिए एओपी बीओआई के लिए और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन के लिए। 4 कैटेगरी थी कि 2.5 लाख तक नील 2.5 से एक्सीड करते ही 5 लाख तक है 5% और 2,50,000 जो एक्सीड कर रहा है उसका 5% और 5 से 10 लाख यानी 12,500 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट विच एक्सीड ₹5 लाख बट अप टू 10 लाख। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज 10 लाख से ज्यादा होते ही उसमें 1,12,500 ऐड कर दो प्लस 30% निकाल दो 10 लाख से ज्यादा जो अमाउंट है। इतना समझ आ गया सर। फर्स्ट स्लैब हमारी समझ आ गई। एग्जाम्पल भी कर लिया समझ आ गया। नेक्स्ट जो है सर वो क्या है नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए। किसके लिए सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन क्या होते हैं सीनियर सिटीजन आमतौर पे हम समझते हैं कि जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं 60 या 65 के अराउंड के जो लोग होते हैं उन्हें सीनियर सिटीजन कंसिडर कर लेते हैं। कुछ जगह 60 है कुछ जगह 65 है। बट इनकम टैक्स एक्ट ने 2 कैटेगरी बनाई हुई है सीनियर सिटीजन की भी। उन्होंने बोला एक है सीनियर सिटीजन और एक है सुपर सीनियर सिटीजन। एक है सीनियर सिटीजन एक है सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन। तो उस केस में उन्होंने उनकी एज को डिफाइन किया। सबसे पहले उन्होंने बोला रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स। किससे कम होनी चाहिए 80 साल से।
60 से ज्यादा हो सकता है बट 80 से कम होना चाहिए। अप टू 80 नहीं है, ध्यान रखना, इसमें 80 कवर नहीं है, इसमें 79 तक है। लिख लो इसे अपनी बुक में, इसमें 79 तक है, 80 तक नहीं है। लेस देन 80 लिखा हुआ है, यानी 80 साल से कम। 60 या 60 से ज्यादा। शुरुआत कहां से है? 60 से है। 60, 61, 62 ये कवर हो जाएंगे, बट लास्ट स्टेज का है 79, नॉट 80 लिखा हुआ, लेस देन 80 ईयर्स। तो उस पर्सन के लिए स्लैब रेट अलग है। उन्होंने बोला कि फर्स्ट 3 लाख तक नील है। प्रीवियस केस में क्या था? 2.5 लाख। फर्स्ट 3 लाख तक नील है, पिछला केस था 2.5 लाख। तो ऐसे ही अब स्लैब देख लेते हैं आगे। 3 लाख से 5 लाख, 5% ऑफ द इनकम एक्सीड 3 लाख, ये सेम है 5%, बट वहां पे 2.5 था, यहां पे 3 हो गया। दूसरा है कि 5 से ज्यादा होने के बाद इनकम बट 10 तक, उस केस में 10,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख, यानी 10,000 प्लस ऐड कर देंगे 20% किसका? 20% किसका? जो 5 लाख से ज्यादा है उसका 20%। नेक्स्ट इज एक्सीड 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा एक्सीड करती है इनकम, तो उस केस में 1,10,000 ऐड कर दें, प्लस 30% जो अमाउंट है 10 लाख से ज्यादा, उसका 30% निकाल दें। ठीक है, क्लियर हो गई, समझ आ गई बात। तो फर्स्ट स्लैब और सेकंड स्लैब में सर आप बोल रहे थे कि जब आप कराओगे तो एक चीज वहां पे गायब है, वो आ जाएगी। हाँ बेटा वो आ जाएगी। अब जरा इस चीज को ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, यानी ये सीनियर सिटीजन कौन से हैं? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट भी कवर हो जाएंगे। बट सर नॉन रेजिडेंट और ये रेजिडेंट क्या होता है सर? ये तो नहीं हमें पता। बेटा आज के लिए इतना समझो, नॉन रेजिडेंट वो हैं जो इंडिया में तो नहीं रहते, बट कुछ बिजनेसेस वगैरह वो इंडिया से करते हैं, तो कुछ उनकी इनकम टैक्सेबल कर दी जाती है। उनकी इनकम कुछ जो इंडिया से रिलेटेड है वो टैक्सेबल कर दी जाती है, तो उस केस में उन्हें भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स किया जाता है। तो अगर उस नॉन रेजिडेंट की जो एज है वो 80 या 60 से ज्यादा है, तो उस केस में अगर वो जो नॉन रेजिडेंट है उसकी एज 60 ईयर से ज्यादा है, तो उस केस में स्लैब फर्स्ट वाली लगेगी, ना कि सेकंड वाली। समझ आ गया? क्योंकि वो रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है। ये जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है, ये हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस की होगी उसमें समझ लेंगे। ठीक है, आइए ऐसे ही एक थर्ड स्लैब है, वो बोलते हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी एज 80 साल से ज्यादा हो। हाँ जी, तो इस केस में पहले 5 लाख तक नील कर दिया गया है। अभी तक 2.5 लाख था इंडिविजुअल के लिए जिसकी एज 60 से कम थी। 60 से ज्यादा, 80 से कम, वहां पे 3 लाख रुपए तक नील था टैक्स। 80 साल से या 80 साल का या 80 साल से ज्यादा, उस केस में 5 लाख रुपए तक टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट इज 5 लाख से 10 लाख, उस केस में 20%, और 5 लाख से ज्यादा। अनदर कैटेगरी इज मोर देन 10 लाख, तो उस केस में 1 लाख प्लस 30% ऑफ द अमाउंट विच एक्सीड ₹10 लाख। इतनी बात तो हमें समझ आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट जो है हमारा सर्कुलर है सीबीडीटी का, सर्कुलर नंबर 28/2016। बेटा सर्कुलर लाने से पहले क्या प्रॉब्लम थी, एक बार इसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सीबीडीटी क्यों ये सर्कुलर लेके आई, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एस, सपोज मिस्टर एस एक इंडिविजुअल पर्सन है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1961। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 अप्रैल 1961। तो फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओ बच्चे कि ये 60 इयर्स के कब हो जाएंगे? 60 इयर्स के कब हो जाएंगे बच्चा? फटाफट से बताओ सर। 60 इयर्स के ये हो जाएंगे 1 अप्रैल 2021 में। बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है बच्चे हमारा? प्रीवियस ईयर चल रहा है हमारा सर 2020-21। ठीक है बच्चे, तो मिस्टर एस जो है वो 60 इयर्स के होंगे 1 अप्रैल 2021 को। ओके, प्रीवियस ईयर है 2020-21, ये चल रहा है। जो चलता कब तक है?
1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होके चलता है 31 मार्च 2021 को। ठीक है, ऐसे ही होता प्रीवियस ईयर। अब मुझे बताओ, क्या प्रीवियस ईयर 2020-21 में मिस्टर एस को क्या सेकंड वाली स्लैब मिल जाएगी, 60 इयर्स वाली? क्या 60 इयर्स वाली स्लैब मिल जाएगी? ध्यान देके बताओ, सोच के बताओ। सर 60 इयर्स वाली नहीं मिल पाएगी सर, क्योंकि उनकी तो एज जो है वो 59 ईयर है। 59 ईयर है सर, 59 ईयर है 31 मार्च 2021 को। और वो 60 साल के कब होंगे सर? वो 60 साल के होंगे 1 अप्रैल 2021 को। तो एक बात जरा सोचे आप, इस केस में इस एसएससी को जेन्युइन हार्डशिप हो रही है कि नहीं हो रही? तो एक दिन की वजह से इन एसएससी को सेकंड स्लैब नहीं मिल रही और ये फर्स्ट स्लैब आ रही है। तो ऐसे ही जेन्युइन हार्डशिप हो रही थी। तो इसी हार्डशिप को जो है सीबीडीटी ने एक सर्कुलर के थ्रू दूर किया है और बोला कि जो एसएससी 1 अप्रैल 2021 को 60 इयर्स के हो रहे हैं, उन्हें ये मान लिया जाएगा कि वो प्रीवियस ईयर 2020-21 में 60 इयर्स के हो गए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। सेम केस है 80 इयर्स वाले सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। उस केस में क्या होगा? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/4/1941 हो। ठीक है बेटा, तो उस केस में उनकी 80 इयर्स कब होंगे? 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, सेम केस फॉल कर रहा है। तो ऐसे ही 60 इयर्स वालों के लिए और ऐसे ही 80 इयर्स वालों के लिए सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाला और ये जेन्युइन हार्डशिप जो है एसएससी की वो दूर कर दी। ये थी हमारी वो क्लैरिफिकेशन जो एक सर्कुलर के थ्रू आई थी, सर्कुलर नंबर 28 2016, 27 जुलाई 2016 को ये वो सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन निकाली थी सीबीडीटी ने। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्म और एलएलपी पे क्या टैक्स रेट है। फर्म और एलएलपी पे है 30% उनकी टोटल इनकम पर। लोकल अथॉरिटी पर क्या टैक्स रेट है? 30% है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। स्लैब रेट सिर्फ किसके केस में था? इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई और एजेपी के केस में। ठीक है, ये स्लैब रेट था। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या टैक्स रेट लगता है? अगर इनकम 10,000 से ज्यादा नहीं है तो 10% लगेगा, स्लैब रेट आ गया यानी। और इन केस अगर इनकम 10,000 से ज्यादा है बट 20,000 तक है तो उस केस में 1,000 प्लस 20% जो अमाउंट एक्सीड करती है 10,000। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम 20,000 से ज्यादा है तो 3,000 प्लस करो उसमें 30% जो 20,000 से ज्यादा है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। स्लैब रेट, फर्म, एलपी, लोकल अथॉरिटी सबका हमें हो चुका है। अब नेक्स्ट आते हैं कंपनी पे। सर कंपनी के टैक्स रेट नहीं हुए अभी। कंपनी का टैक्स रेट देखिए इन केस ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी। याद है ना डोमेस्टिक कंपनी, पढ़ा था हमने। डोमेस्टिक कंपनी के केस में उन्होंने क्या बोला, एक बात ध्यान देना, जो बोल्ड लाइन है उस पर ध्यान देना। बोलते हैं कि अगर टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट, आपका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर कौन सा? 2017 और 18, उस प्रीवियस ईयर में अगर 400 करोड़ तक है, यानी 400 करोड़ है या उससे कम है, तो आप पर टैक्स रेट क्या लगेगा? 25% ऑफ द टोटल इनकम, अदरवाइज 30% ऑफ टोटल इनकम। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके प्रीवियस ईयर 2017 और 18 में, कौन सा प्रीवियस ईयर है? 2017-18, उसमें आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट कहां तक हो? 400 करोड़, यानी 400 करोड़ हो या उससे नीचे हो, तो आपके लिए टैक्स रेट क्या लग जाएगा? टैक्स रेट आपके लिए लगेगा 25%, और अदरवाइज आप पे टैक्स रेट क्या लगेगा? 30%। लेकिन सर प्रीवियस ईयर 17-18, हम तो सर प्रीवियस ईयर 19-20 पढ़ रहे हैं, 19-20 और असेसमेंट ईयर हमारा 2021 है, इसमें ये कहां से आ गया? देखो बेटा, समझने की कोशिश करो बोलना क्या चाहता है लॉ, आप कंफ्यूज यहीं पे होंगे। लॉ ने सिंपली क्या बोला, आप टैक्स कहां लगा रहे हो? असेसमेंट ईयर 2021 में ही कैलकुलेट कर रहे हैं आप टैक्स, बट जब आप टैक्स लगा रहे हैं कौन से ईयर में? 2021 में, तो आप उस कंपनी का एक बार टर्नओवर चेक कर लो, और टर्नओवर कौन से प्रीवियस ईयर का चेक करो?
2017-18 का, उसका टर्नओवर देख लो। अगर उसका टर्नओवर 2017-18 में 400 करोड़ तक था, 400 करोड़ तक या 400 करोड़ था, तो आप उसका असेसमेंट ईयर 2021 में ही जो इनकम आई उस इनकम पे 25% टैक्स लगा देना। और अगर उसका जो टर्नओवर था 2017-18 में वो 401 था, यानी 400 से ज्यादा, तो आप असेसमेंट ईयर 2021 में प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम पर 30% टैक्स लगा देना। समझ आया? यानी टैक्स तो लगाना है हमें असेसमेंट ईयर 2021 में ही, बट जब हम टैक्स रेट देखेंगे तो सबसे पहले उसका हम टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 17-18 की जरूर देखेंगे कंपनी की। अगर उस कंपनी की टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 2017-18 में केवल 400 करोड़ तक थी या 400 करोड़ थी, तो हम उसके लिए रेट लगाएंगे 25%। अदरवाइज हम कौन सा रेट लगाएंगे उसके ऊपर? 30%। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। अगर तुम्हें याद हो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन तो क्या थी? वो डेफिनेशन यही तो थी, अ कंपनी अदर देन ए डोमेस्टिक कंपनी। यानी फॉरेन कंपनी के रेट में क्या रेट है टैक्स का? 40% ऑफ टोटल इनकम। क्लियर हो गया? लेकिन इन एक केस में ये 50% है। उस केस में किस में है ये? अगर कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी है जिसने हमारी गवर्नमेंट के साथ या हमारे इंडियन कंसर्न या इंडियन कंपनीज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट बना रखा है, और एग्रीमेंट जो है वो किस लिए बना हुआ है? रॉयल्टीज एंड एफटीएस। एफटीएस क्या होता है? फीस फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज। यानी कोई वो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट को या हमारी इंडियन कंसर्न को, और उसके बदले में हमारी जो गवर्नमेंट है या इंडियन कंसर्न है उसे रॉयल्टीज दे रही है या फीस दे रही है उस सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, तो उस केस में उस कंपनी पर जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 50%। बट एक बात ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट या इंडियन कंसर्न उसे रॉयल्टीज प्रोवाइड करा रही है तो एग्रीमेंट की डेट क्या है? एग्रीमेंट कब साइन होना चाहिए उनके बीच में? 1/4/1961 से लेके 31 मार्च 1976 तक। और अगर उसे एफटीएस मिल रहा है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो उसका एग्रीमेंट साइन होना चाहिए 1 मार्च 1964 से लेके 31 मार्च 1976 के बीच में। ये थे हमारे टैक्स रेट स्लैब्स। हमने देखा कि इंडिविजुअल्स, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, इनके ऊपर टैक्स रेट से लगता है, स्लैब रेट अवेलेबल है। सेकंड हमने देखा जो हमारे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए नेक्स्ट अलग स्लैब है। जो हमारे वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए स्लैब रेट अलग है। फिर हमने देखा एलएलपी फॉर्म्स के लिए फ्लैट रेट 30%, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो है वो स्लैब रेट अवेलेबल है, लोकल अथॉरिटीज के लिए सिंपल फ्लैट रेट लगता है, और नेक्स्ट कंपनीज के केस में 25% और 30% डोमेस्टिक कंपनी है, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 40%, और इन स्पेशल केसेस इट इज 50%। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट में इन्होंने जो रेट स्पेसिफाई किए हुए हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग, बेटा मैं आपको बता दूं जब हम चैप्टर करेंगे ये सेक्शन जब हम चैप्टर करेंगे कैपिटल गेन्स, ये वहां कवर हो जाएगा। ये हमारा कैपिटल गेन्स का पार्ट है, 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये वहां कवर हो जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करेंगे ये वहां कवर हो जाएगा। ये जो आता है, ये जो सेक्शन आता है 1115 बीबीडीए, ये डिविडेंड का है, डिविडेंड इनकम का। जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करते हैं ये वहां पर कवर हो जाता है। 115 डबल बीई में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 60% कैसे लगता है। ठीक है बेटा, समझ गए। नेक्स्ट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब हम करेंगे 115 बीबीडीए वहां कर लेंगे। ये सिंपली ये बोलता है कि अगर आप 10 लाख से ज्यादा का डिविडेंड रिसीव करते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में, किसी प्रीवियस ईयर में, तो आप पर टैक्स लग जाएगा। बट कुछ इसने एग्जाम्पशन दिया है कि इन कैटेगरी को नहीं लगेगा, जैसे डोमेस्टिक कंपनी है उसे नहीं लगेगा, कोई फंड या इंस्टीट्यूशन है उस पर नहीं लगेगा। और वो फंड और इंस्टीट्यूशन कौन से? सेक्शन 1023C 4th, 5th, 6th, 6A वो वाले हैं। ट्रस्ट, कोई इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 20AA, तो उस केस में ये टैक्सेस नहीं लगते। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लग रहे हैं? रेजिडेंट पर्सन पे लग रहे हैं, नॉन रेजिडेंट पर नहीं लगते। नेक्स्ट हम कर चुके हैं ये वाला। सरचार्ज की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आर सरचार्ज। फॉर्मर, लेट,
फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली जी, वो एक कंसेप्ट लेके आए थे, सुपर रिच टैक्स। अब ये होता क्या था, ये एक आइडिया था उनका। उनका आइडिया था कि जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा टैक्स दे और जो गरीब है वो कम टैक्स दे। बहुत ही अच्छा आइडिया था और उस आइडिया का ही ये रिजल्ट है कि हमें सरचार्ज जो है इस फॉर्म में मिलता है। देखिए समझते हैं होता क्या है सरचार्ज। बेसिकली बोलना क्या चाहता है इनकम टैक्स लॉ, बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फर्स्ट कैटेगरी याद है, जो फर्स्ट स्लैब थी वो भी इन्हीं लोगों के लिए थी और इन्हीं के लिए अब स्लैब रेट वो डिफाइन कर रहे हैं। मार्जिनल रिलीफ क्या है अभी से एक बार भूल जाना, इसे यहां मत ध्यान देना, मैं इसे तो मैं अभी समझाऊंगा। हाँ जी, क्या बोलते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ तक है, ऐसा हम समझे, 1 करोड़ है या 1 करोड़ से कम है, बट एक्सीड किससे करनी चाहिए, 50 लाख से। 50 लाख पे नहीं है, 50 लाख पे सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ज्यादा एक्सीड करने पर है। ठीक है, तो लॉ बोलता है कि जैसे आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जाती है बट 1 करोड़ तक है या 1 करोड़ है, तो उस केस में आपके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा, 10%। और 10% ये किसके ऊपर लगेगा, इनकम टैक्स के ऊपर। 10% किसके ऊपर लगेगा, इनकम टैक्स के ऊपर। ये एक बात। नेक्स्ट अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन। सेकंड बोलता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ तक है या 2 करोड़ है, तो उस केस में क्या है रेट, 15%। इतना समझ आ गया कि सर अगर 50 लाख से ज्यादा होती है हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ तक या 1 करोड़ है तो 10% लगेगा सरचार्ज इनकम टैक्स का, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है और 2 करोड़ तक है या 2 करोड़ है तो उस केस में हमारे ऊपर इनकम टैक्स का 15% सरचार्ज लग जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, इसे मैं तुम्हें चार्ट के थ्रू ही करा देता हूं। आ जाओ बुक में खोल लो अपने चार्ट फटाफट से, ये आ गया। हाँ जी, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या बोलते हैं कि आपके 2 करोड़ से ज्यादा है इनकम बट 5 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ज्यादा बट 5 करोड़ तक है, तो सरचार्ज कितना लगेगा, 25%। कितना लगेगा, 25%। एंड देन लास्ट इज अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज लगेगा। अच्छा एक बात सोच के बताओ, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उस पर ज्यादा टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, ऑब्वियसली लग रहा है, सरचार्ज ज्यादा कर दिया उन्होंने। 5 करोड़ की जिसकी इनकम है उस पर 37%, जिसकी 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ है बट 2 करोड़ से ज्यादा है उस पर 25% लगा दिया, जिस पे 2 करोड़ तक है इनकम बट 1 करोड़ से ज्यादा है उस पर 15% लगा दिया, और जिसकी 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ तक है उस पर कितने लगा दिया, 10% सरचार्ज लगा दिया। ठीक है, अब आ जाओ पीछे। हाँ जी, ये वाला एग्जाम्पल था जो हमने स्किप कर दिया था। इसमें कहते हैं कि एक मिस्टर ए हैं जिनकी एज है 42 ईयर्स, टोटल इनकम है 51 लाख, असेसमेंट ईयर है 2021। अब बताइए आप कि उनकी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा। आप मान के चलें कि ये जो टोटल इनकम आई है वो बोलते हैं कि सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट एंड फिक्स डिपॉजिट वगैरह है। ये सब हम समझेंगे जब हेड्स ऑफ इनकम करेंगे। फिलहाल जो हमारे लिए रेलिवेंट है सिर्फ ये है कि उनकी इनकम जो है 51 लाख है और उनकी जो एज है वो 42 ईयर्स है, और असेसमेंट ईयर 2021 के हिसाब से आप बताएं कि उन पे टैक्स कितना लगेगा। अब मुझे बताओ इसमें सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। यस सर लगेगा, क्योंकि इनकम 50 से ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है इनकम। अगर 50 लाख होती तो क्या लगता, नो सर नहीं लगता, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा होने पर लगता है, 50 लाख पर नहीं लगता। ठीक है, हाँ जी बेटा कैसे किया उन्होंने, 42 ईयर्स कौन से स्लैब वाले में आएगा, फर्स्ट कैटेगरी वाले में फॉल कर रही है। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी स्लैब थी, फर्स्ट कैटेगरी वाली इंडिविजुअल्स की, AOP BOI की जिनकी एज 60 साल से कम थी, तो उसमें क्या बोलता था वो कि अगर 10 लाख से ज़्यादा होता है तो जितनी इनकम है 51 लाख माइनस 10 लाख बचा कितना, बचा 41 लाख। उसका क्या कर दो, उस पर निकाल दो 30%, और जो आया उसमें ऐड कर दो 1,12,500, तो हमारा वो टैक्स आ जाएगा। ठीक है, निकालना बेटा 41 लाख पे 30% कितना आया, ये बेटा निकल के आएगा 12,30,000 रुपये। ठीक है, यही निकल के आएगा।
12,30,000 और 12,30,000 को ऐड करो 1,12,500 में, ये क्या बना 13,42,500। ये समझ आया क्या सर? समझ आ गया इतना, ठीक है, यहां तक तो हो गया सर। अब सरचार्ज तो अभी लगा ही नहीं, उस पे लगाओ 10% सरचार्ज। तो 10% सरचार्ज कितना बना 1,34,250 और इसका टोटल कितना बना बेटा? इसका बना 14,76,750 ये बना। सरचार्ज देने के बाद 51 लाख की इनकम पर हमारा टैक्स लगा 14,76,000 रुपये 700 14,76,750 रुपये, इतना हमारा टैक्स लगा। ठीक है जी। टैक्स ऑन 51 लाख कितना लगा? 14,76,750 रुपये, इतना टैक्स लग गया। अब मेरे लिए फटाफट से कैलकुलेट कर दो आप टैक्स ऑन 50 लाख। 50 लाख पे टैक्स निकाल दो फटाफट, निकाल दो फटाफट। एज वही है 42 है, सब कैटेगरी वही है, ध्यान रखना उसी पर्सन की हम निकाल रहे हैं तो निकाल दो। हाँ जी सर, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सर हाँ 10 लाख घटा देंगे इसमें से सर। 50 लाख माइनस 10 लाख, ये बचा सर हमारा 40 लाख, और 40 लाख के ऊपर सर हम कितना 30% निकालेंगे। ठीक है सर, तो ये हमारा निकल के आया 12 लाख आया। ठीक है, 12 लाख लगा। ओके, अब उसमें ऐड क्या करना था? 1,12,500 ऐड करने थे। जी सर, ठीक है, ये बना हमारा 13,12,500। ठीक है सर, इतना हो गया, समझ आ गया हमें सर, बिल्कुल ठीक है। 13,12,500 हो गया। अब सर इसमें सरचार्ज लगा रहा है। नहीं, सरचार्ज कब लगेगा? जब 50 लाख से ज़्यादा होगा। 50 लाख तक तो कोई सरचार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें टैक्स कितना लगा? 13,12,500 इतना लगा। 51 लाख के ऊपर टैक्स कितना लगा? 14,76,750। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना। 51 लाख पे कितना टैक्स लगा? 14,76,750 रुपए, और 50 लाख पे कितना लगा? 13,12,500। ठीक है, एक बात मुझे बताओ बेटा, इनकम कितनी बढ़ी तुम्हारी? 50 लाख और 51 लाख में इनकम कितनी बढ़ गई? सर इनकम तो बस 1 लाख रुपए की बढ़ी है। ठीक है, 1 लाख की बढ़ी। अच्छा, मैं ये मान के चलता हूं कि 1 लाख रुपए जो तुम्हारी बढ़ी है ये पूरा तुमने टैक्स दे दिया। सपोज 13,12,500 आप 50 लाख रुपए पे टैक्स देते हैं। मैं कहता हूं 1 लाख रुपए और टैक्स दे दो पूरा का पूरा। अगर तुम्हारी इनकम 51 लाख है तो पूरा का पूरा 1 लाख पे टैक्स लग गया, सपोज मान के चलो। तो जरा ऐड करना इसमें 1 लाख रुपए कितना आ रहा है? 13,12,500 में 1 लाख ऐड करो, 14,12,500 ये आ रहा है। ठीक है, हाँ जी सर यही आ रहा है। बट सर यह 51 लाख पे जब हमने टैक्स निकाला तो वो था 14,76,750, और जब हमने 50 लाख पे टैक्स लगाया तो वो था 13,12,500, और पूरा का पूरा 1 लाख जो हमारे 51 लाख में इंक्लूड हुए थे, हमारी 1 लाख पड़ी थी इनकम, वो 1 लाख भी अगर हम टैक्स में दे देते हैं तब भी हमारी 14,12,500 ही बैठती है। यानी सर ये क्या हो रहा है? एक पर्सन 50 लाख की इनकम पर देता है 13,12,500 का टैक्स, और एक 51 लाख पे देता है 14,76,750 रुपए का टैक्स। और अगर वो पूरा 1 लाख रुपए भी टैक्स में दे देता है, जब भी उसकी इनकम 14,12,500 ही बनती है, जब भी उसकी इनकम टैक्स 14,12,500 ही बनता है। ये क्या है? कितना एक्स्ट्रा लग गया उस पर? 14,76,750 माइनस करो बेटा 14,12,500, ये माइनस करो, कितना आया? फटाफट से कैलकुलेट करो कितना आया? ये आ रहा है सर 64,250, इतना आ रहा है। तो एक कंसेप्ट जो मैंने आपको कहा था वो मार्जिनल रिलीफ, उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब उसकी मैं बात समझा रहा हूं आपको। यानी अगर एक पर्सन 50 लाख रुपए पर टैक्स दे तो उसका टैक्स बनता है 13,12,500, और एक पर्सन अगर 51 लाख पे दे तो उसका बनता है 14,76,750।
लेकिन अगर उसकी की पूरी 1 लाख जो इनकम बढ़ी, उस पूरी इनकम को भी वो टैक्स में दे दे, तब भी टैक्स कितना बनता है उसका? 14,12,500। तो यहां पर असेसी के साथ हो रही गलती, असेसी के ऊपर जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसी जुल्म को कम करने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया मार्जिनल रिलीफ का। यानी मार्जिनल रिलीफ क्या बोलती है कि अगर सरचार्ज लगने की वजह से, अगर सरचार्ज लगने की वजह से आपकी इनकम पर लगने वाला टैक्स आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम थी जिसकी वजह से सरचार्ज लगा, उससे भी एक्सीड कर गया, तो जितना टैक्स में एक्सीड करने के बाद आ रहा है उतनी आप मार्जिनल रिलीफ ले लो। तो जितना डिफरेंस है वो आप मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कर लीजिए। यानी मार्जिनल रिलीफ आपके लिए कितना हो गया? 64,250 आपके लिए मार्जिनल रिलीफ हो गया। आपको अल्टीमेटली टैक्स कितना पे करना है? 14,12,500 ये आपको टैक्स पे करना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट? ये हर एग्जाम्पल में आपको समझाया हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल हमने कर लिया। थर्ड एग्जाम्पल में भी ऐसे केस दिया हुआ है मार्जिनल रिलीफ का, उसे आप खुद कैलकुलेट करना। फोर्थ में भी यही मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है, वो देखना। फिफ्थ में भी ऐसे ही दिया हुआ है। तो ये सारे जो इलस्ट्रेशन है ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये थे सारे किसके? इंडिविजुअल्स, एओपी, बीओआई, उनके केस थे। अब हम बात करते हैं हमारी फर्म की, एलएलपी की, लोकल अथॉरिटी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। इनके ऊपर भी तो सरचार्ज है। नहीं सर आपने तो नहीं पढ़ा है अभी, तो अब पढ़ते हैं ना। आओ तो एक बार जरा चार्ट से आ जाओ, चार्ट पे आ जाओ फटाफट से जी। चार्ट क्या बोलता है? चार्ट बोलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी, फर्म या लोकल अथॉरिटी के केस में क्या है? अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ से, 1 करोड़ से ज्यादा अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है तो उस पर लगेगा 12% का सरचार्ज। से एक ही रेट है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही रेट है, सिंपल। यानी अगर आपकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोकल अथॉरिटी है, फर्म है या एलएलपी है और आपकी इनकम, टोटल इनकम कितनी है? 1 करोड़ से ज्यादा, तो उस केस में आपके ऊपर कितना लगेगा सरचार्ज? सिर्फ 12%, और कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ कितना? 12%। और सर अगर 1 करोड़ है तो कोई सरचार्ज नहीं, और सर अगर 1 करोड़ से कम है तो भी कोई सरचार्ज नहीं। सरचार्ज कब लगेगा? जब 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए। ठीक है, 12%। ये था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटी, फर्म, एलएलपी का केस। अब बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी का। इसमें बेटा 2 कैटेगरी बना दी गई हैं। आइए देखते हैं डोमेस्टिक कंपनी क्या बोलती है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में है कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, किससे? 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है। कहां तक है? 10 करोड़ तक। तो उस केस में आपके ऊपर सरचार्ज का रेट रहेगा, वो रहेगा 7%। क्या रेट रहेगा? 7%। इन केस आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट क्या हो जाएगा? 12%। क्या रेट हो जाएगा? 12%। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का भी केस बट रेट अलग, सेम है डोमेस्टिक की तरह। 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक 2%, टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा 5%। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, जो इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी हैं उसके केस में मैक्सिमम सरचार्ज कितना है? 37%। और जो कोऑपरेटिव्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, फर्म है, एलएलपी है या कंपनीज हैं, उनके केस में मैक्सिमम कितना है? 12%। यानी डोमेस्टिक कंपनीज, उन्हें 12% मैक्सिमम सरचार्ज देना पड़ता है, या हमारी कोई लोकल अथॉरिटी या फर्म वगैरह एलएलपी है उन्हें भी मैक्सिमम 12% देना पड़ता है। जो फॉरेन कंपनी है उसके केस में कम है सरचार्ज का रेट, 2% और 5% है। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल सेम है, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना। जैसे हमने इंडिविजुअल के केस में मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट समझा था, वैसे ही डोमेस्टिक कंपनी में और वैसे ही हमारे फॉरेन कंपनी के केस में है। कुछ भी अलग से नहीं है, जो वहां पे था वो ही यहां पर है। ठीक है, बस अमाउंट का डिफरेंस है, सरचार्ज रेट का डिफरेंस है। वहां पे 50 लाख एक्सीड करने के बाद ही हमें मार्जिनल रिलीफ देखनी पड़ती थी, और यहां पे जब हमारा 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तब मार्जिनल रिलीफ देखनी होगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है हमारी रिबेट। ये रिबेट क्या होती है सर? बेटा रिबेट होती है टैक्स में छूट देना। जब टैक्स लग जाए उसके बाद रिबेट दी जाती है। यह है सेक्शन 87A जो बताता है रिबेट
रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के केस में, यानी क्या बोलता है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी जिसकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम एक्सीड ना करे 5 लाख से, तो उस पे लगने वाला टैक्स या 12,500 रुपए, दोनों में जो कम हो उसकी उसे रिबेट मिल जाएगी। सर रिबेट मिल जाएगी 12,500 या लगने वाला टैक्स, सर कुछ समझ नहीं आया। समझ आएगा ना बेटा, एग्जांपल देते हैं। देखिए समझिए क्या कहना चाहते हैं। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए जिनकी इनकम है, और ये रेजिडेंट है, इस बात का ध्यान रखना, ये रेजिडेंट है और जिनकी इनकम है 5 लाख। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ये नेक्स्ट क्लास में शुरू करने वाले हैं, टेंशन मत लो, अभी नाम के लिए समझ लो कि रेजिडेंट है क्या। हाँ जी, फटाफट से टैक्स कैलकुलेट करो। 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगेगा सर? 5 लाख के ऊपर लगेगा सर, एज क्या है इनकी? एज है बेटा 60 से कम, ठीक है। इनकी एज कितनी है? 60 से कम है, ठीक है सर। तो 5 लाख के ऊपर सर टैक्स लगेगा, 2.5 लाख तक नील है, अगले 2.5 लाख पे 5%, सर याद आ गया सर, ये लगेगा सर 12,500 रुपये। अरे वेरी गुड, बड़े फास्ट निकाल दिया तुमने तो भाई। 12,500 का टैक्स लगेगा। तो रिबेट क्या बोलती है इनकम टैक्स की? 87A की, सेक्शन 87A की रिबेट क्या बोलती है? वो बोलती है कि जितनी भी उसकी टोटल इनकम है उस पर लगने वाला टैक्स, यानी लगने वाला टैक्स 12,500 या 12,500, उस रिबेट में लिखा हुआ है, सेक्शन में लिखा हुआ है कि उस पर जो इनकम है, टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए तभी रिबेट मिलेगी। 5 लाख तक होना चाहिए उसकी इनकम, तभी रिबेट मिलेगी, तभी उसका प्रोविजन लगेगा 87A का। और प्रोविजन क्या बोलता है कि जो 5 लाख तक की इनकम है या उससे नीचे वाली इनकम है उस पे लगने वाला टैक्स और ₹12,500 विच एवर इज लेस, उतनी रिबेट मिल जाएगी। इन दोनों में बताओ कौन है कम? सर दोनों इक्वल है, तो 12,500 की रिबेट मिलेगी, यानी टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा उसे? ये पे करना पड़ेगा निल। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फटाफट से। एक पर्सन है जिसकी इनकम है 4 लाख रुपीस। कितनी है इनकम? 4 लाख रुपीस। और 4 लाख पे टैक्स कितना लगेगा बेटा, जरा कैलकुलेट करना। सर 4 लाख पे लगेगा, 4 लाख माइनस 2.5 लाख से ज्यादा है, तो 4 लाख माइनस 2,50,000 इक्वल्स टू 1,50,000, और 1,50,000 इंटू 5%, ये बना सर 7,500 रुपये, ठीक है। 7,500 रुपये। क्या बोलता है सेक्शन 87A तब लगेगा जब उस रेजिडेंट पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख तक हो, यानी इसमें 87A लग जाएगा। 4 लाख है इनकम, ठीक है, 87A लग जाएगा। अब 87 लग गया। रिबेट के प्रोविजन क्या बताया उसने बताया कि उस इनकम पर लगने वाला टैक्स कितना है? हमारे केस में, हमारे एग्जांपल के केस में 7,500, उस इनकम पर लगने वाला टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस, दोनों में लेस कौन सा है सर? 7,500, वो लेस कर दो, तो 7,500 माइनस 7,500 यानी निल टैक्स। अरे वाह, फटाफट से एक और कैलकुलेट कर दो मेरे लिए, जल्दी एक और कैलकुलेट कर दो। ये है एग्जाम्पल है मिस्टर ए का, जिनकी एज है 42 ईयर्स और जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब इनकी इनकम है 7 लाख रुपीस, तो 7 लाख रुपीस इनकी टोटल इनकम है 7 लाख रुपीस। तो अब फटाफट से बताओ इन्हें 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कितनी मिलेगी? सर 7 लाख रुपीस है, ओके सर 7 लाख रुपीस है। इस पे सर प्रोविजन, पहले हमें प्रोविजन देखते हैं। 87A का क्या बोलता है प्रोविजन? 87 बोलता है कि अगर कोई पर्सन जो होना चाहिए रेजिडेंट और इंडिविजुअल, बिल्कुल ठीक है, ये हमारी बात सही है, यहाँ पर रेजिडेंट भी है चल रहा है, इंडिविजुअल ही है, बिल्कुल ठीक है, और उसकी टोटल इनकम होनी चाहिए सर 5 लाख। सर इसमें तो 7 लाख है, इस पे 87A एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वो उस पे कब एप्लीकेबल होगा? जब उसकी इनकम 5 लाख या उससे कम हो, तभी 87A के प्रोविजन लगेंगे। जब 87A ही एप्लीकेबल नहीं है तो रिबेट क्या देनी? तो इस केस में 7 लाख के ऊपर जो टैक्स बना, कितना बना सर? 7 लाख के ऊपर बना सर 7 लाख माइनस 5 लाख, ये बचा 2 लाख, और उसके ऊपर सर लगा 20%, यानी ये लगा 40,000, प्लस सर उसमें ऐड कर देंगे 12,500, तो सर ये हो गया 52,500।
इसमें कोई रिबेट है 12,500? नहीं बेटा, इसमें रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि ये 7 लाख है इसकी टोटल इनकम। ओके, इतना समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और इनकम टैक्स। सिंपली क्या बोलता है कि जब भी आप इनकम टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में जब आप इनकम टैक्स निकालने के लिए आएंगे तो उस पे लगाएंगे आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर है हमारे बीच में मिस डी आई हुई है और मिस डी की जो इनकम है वो है 11 लाख रुपए। ठीक है, 11 लाख रुपए पर एनम इनकी इनकम है। ठीक है बच्चे, और ये 11 लाख रुपए पे एक बार फटाफट टैक्स कैलकुलेट कर दो। इनकी जो एज है, वो लड़की है, वो छुपा रही थी अपनी एज, बट हमने फिर भी पूछा इनकम टैक्स का बहाना देके, क्योंकि इनकम टैक्स में तो एज जरूरी है। तो इन्होंने अपनी एज बताई कि ये है 25 साल की। ठीक है, तो 25 साल की है मिस डी, 11 लाख रुपए पर एनम कमाती हैं। अब जरा फटाफट से आप टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए। सर टैक्स लीजिए ना सर, बताते हैं अभी। 11 लाख माइनस 10 लाख, सर बचा 1 लाख, और 1 लाख पे लगेगा सर 30%, ये हो गया सर 30,000 रुपए। इसमें हम ऐड करेंगे सर 1,12,500, ये टोटल हो गया सर हमारा 1,42,500। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ये हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब इस पे क्या सरचार्ज लगाना है? नो सर, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा नहीं है इनकम, कोई सरचार्ज नहीं है। तो 1,42,500 बना इनकम टैक्स। लेकिन सर एजुकेशन सेस तो रह गया जो आप बता रहे थे। हाँ बता रहा हूं ना बेटा, अभी तो लगेगा एजुकेशन सेस, 4% का लगेगा एजुकेशन सेस। कैलकुलेट कर दो 142,500 पर 4% का एजुकेशन सेस, फटाफट से कैलकुलेट करो। तो ये जो बना एजुकेशन सेस, ये बना 5,700 रुपए का, और टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल हो गया हमारा 148,200। ठीक है, समझ गए क्या होता है एजुकेशन सेस? तो यहां पे ये जो है इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये एक बार देख लेना, कर लेना, बहुत इजी है। तो यहां पे जो है हमारी क्लास होती है खत्म। आप एक्सरसाइज हैं इसे करें, ध्यान से करें, उसके बाद इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें देखें, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो है सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और बहुत जरूरी बात, घर पे रहिए क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। और रिवीजन और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। कीप सेफ एंड स्टे एट होम। ओके।